project scheduling, develop network diagram, use of Gantt charts and network diagrams, activity of on node लिखा है यहाँ पे तो, और activity on arrow दोनों लिखा है, the critical path and time based networks. तो फिर दोनों है, ठीक है, इसको जो आता है हम लोग तो दोनों यहाँ पे सीख लेंगे, ठीक है. मतलब मेन जो अगर तुम लोग 24 का अगर हम एनालाइज करें तो मेन क्या है, वही नेटवर्क डायग्राम और पर्ट में जो ये तीन दिया होता है और फॉर्मूला से ये दो निकालना होता है. तो ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो 10 मार्क्स खाली बोनस ही है. और जो 10 मार्क्स का थियरी है ये तो तुम्हारे बुक में होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन और वेरिएंस प्रोजेक्ट प्लानिंग में कैसे हेल्प करते हैं. तो इससे रिलेटेड थियरी तो बुक इसका है ना, तुम लोगों के पास बुक दिया है कि नहीं है. और ये हमारा वही है सीपीएम का नेटवर्क डायग्राम बना के क्रिटिकल पाथ बनाना है, बट इसमें प्रीसीडिंग कौन सा है क्या है वो हमें खुद डिसाइड करना है, ये पढ़ के है ना, खुद डिसाइड करना है, राइट. ऐसे टेबल में नहीं दे दिया है कि ये प्रीसीडिंग है, बस इतना ही डिफरेंस है. और ये जो है ये तो छोटा है, इसमें भी वैसे ही है कि एक्टिविटी दे दिया है ये चार, और ये पूछा है कि एम का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैसे होगा. इन तीनों का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और ड्यूरेशन दे दिया है. तो ये तो जो हम फॉरवर्ड पास करते हैं वैसे ही करना है. तो मेन ये दो सम तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जो तुम लोग बताओगे और 23 और 22 के पेपर में भी हम लोग देख लेते हैं. तो ये 23 का है, बट ओपन बुक क्योंकि 24 से ही शुरू हुआ है, 23 तक तो ओपन बुक नहीं था, और 23 तक तो पार्ट ए पूरा अलग ही होता था. इस बार पेपर पैटर्न अलग है. यहाँ पे तो देखो सम्स आया ही नहीं है, यहाँ पे एक आया है सम. ये तो वही है, मतलब देखो नेटवर्क डायग्राम का तो आएगा ही, प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम, ऑल द पाथ, क्रिटिकल पाथ, बोनस और पेनल्टी फॉर दिस प्रोजेक्ट. वो पे यहाँ पे लिखा है क्लॉज कि अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, यहाँ क्या लिखा है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स अ पेनल्टी क्लॉज कि 100 पर डे अगर प्रोजेक्ट 14 दिन से ज्यादा गया तो अगर हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 14 से ज्यादा आ रहा है तो पेनल्टी लगेगा, और कम आ रहा है तो इंसेंटिव मिलेगा, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है. तो ये तो आता ही है. और इफ एक्टिविटी ड्यू ड्यूरेशन इज इंक्रीज विल दिस चेंज रिजल्ट इन अ पेनल्टी, हाउ मच एंड व्हाई, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे. तो मतलब सीपीएम का डायग्राम बनाना, क्रिटिकल पाथ ढूंढना वो तो श्योर है. और 24 में पर्थ भी आया है, ये वाला भी. तो ये दो ही अभी तक हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं, राइट, ज्यादातर तो इसमें. सर गैंट चार्ट का कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, वही बोल रहा हूँ, गैंट चार्ट का कोई नहीं आया. और इसमें भी किसमें तो कुछ भी नहीं आया. ये तो 22 का है, तो ये तो जाने दो. तो अभी तो कुछ इसमें तो इसमें तो सभी नहीं आए, राइट. इसमें तो पूरा थियरी आया है 22 में. तो ऐसे खाली एक छोटा मोटा एक आया है प्रोजेक्ट है, ठीक है. तुम लोगों के पास है गैंट चार्ट का कोई तो बता देना. तब तो हम लोग ये 23 24 पे डिस्कस कर लेते हैं पहले तो. और इस तरह के आने का तो चांस है. गैंट चार्ट में क्या एग्जैक्टली अगर कुछ सिखाया है तो भेज दो, तो वो मैं देख के सिखा दूंगा, ठीक है. क्योंकि फिर एग्जाम के एक दिन पहले ही, फर्स्ट को है ना तुम लोग का एग्जाम, की 31 को है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑन 31 या फर्स्ट? 31 को है सर. 31st. यस सर, 31st को. तो फिर 30th को मैं एक और ले लूंगा, कुछ डाउट्स हुआ तो. और ठीक है ना. और आज तो इससे स्टार्ट करते हैं कि कुछ और पढ़ना है तो तुम लोग बताओ कि इससे स्टार्ट करूँ पेपर से. कैरेट एंड नेटवर्क डायग्राम ये वाला जो है, इससे करें स्टार्ट की कुछ और पढ़ना है. हाँ सर, तब तक मैं वो गैंट चार्ट का हाँ ढूंढती वो हूँ. ढूंढ लो, तब तक इससे स्टार्ट करते हैं, राइट. ये 24 का पेपर है. पेपर भी मैं भेज दूंगा, मैंने तो अभी डाउनलोड किए है, लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है जिससे तुम लोग डाउनलोड कर सकते हैं. क्रिएट अ स्कोप स्टेटमेंट, नहीं ये तो अलग है क्वेश्चन, ये तो थियरी है. 7th क्वेश्चन, अ फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोजेक्ट is divided into the following tasks, each with its corresponding duration. Site development and construction, उसको एक्टिविटी ए बोला है, started first
and expected time of this activity is 16 months. फिर activity of fabrication and procurement is started once activity A is finished. This activity is expected to be completed in 12 months. तो देखो जो दिया है, अब तुम्हें करना क्या है, इससे पहले तो वो टेबल बना लेना है जो हमें चाहिए है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन की ये तो मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर देता हूँ एक्सेल फाइल में। तो यहाँ पे पहले तो हम एक टेबल बना लेते हैं जो जनरली क्वेश्चन में दिया होता है, राइट। दैट इज एक्टिविटी का नाम, एक्टिविटी, फिर प्रीसीडिंग एक्टिविटी हम लिख सकते हैं, और फिर उसका जो ड्यूरेशन या टाइम जो दिया होता है एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्लियरली दिया है कि फर्स्ट एक्टिविटी तो ए है, राइट। दैट इज साइट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड फर्स्ट, और उसका ड्यूरेशन 16 मंथ्स है, और वो फर्स्ट एक्टिविटी है तो उसका कोई प्रीसीडिंग नहीं है, राइट। देन यहाँ पे दिया है कि बी स्टार्टेड वंस एक्टिविटी ए इज फिनिश्ड, और उसका 12 मंथ्स है, तो बी का प्रीसीडिंग ए हो जाएगा और 12 मंथ्स उसका ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन इज इन मंथ्स। Once the process of fabrication and procurement is over, the machinery is installed, activity C, and is expected to be complete in 8 months. तो यहाँ पे लिखा है कि C कब, once the process of fabrication यानी fabrication यानी B खत्म होगा तो C शुरू होगा, और उसका 8 मंथ्स है, राइट। B खत्म होने पे C शुरू होगा, तो C का प्रीसीडिंग B हो जाएगा और उसका 8 मंथ्स दिया है, राइट। फिर क्या दिया है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ए द एंटायर इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लम्बिंग इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 6 मंथ्स। यानी जो एक्टिविटी डी है उसका प्रीसीडिंग ए है, उसका प्रीसीडिंग ए है कि ए खत्म होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बिंग, जिसको डी नाम दिया है, वो 6 महीने में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो डी का प्रीसीडिंग में ए आएगा और इसका 6 मंथ्स आ जाएगा। The activity is done along with installation of machinery. This activity is done along with installation of machinery. यानी ये जो एक्टिविटी सी है उसके साथ ये एक्टिविटी डी भी हो जाएगी, राइट। The finishing work of the building activity E can start as soon as construction is over. Construction मतलब सारे काम हो जाएंगे तो ही ना। कंस्ट्रक्शन कहाँ पे दिया था, एक्टिविटी ए इज ओवर, डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का। देखो अब वही यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, the finishing work can start as soon as construction is over. This activity can be carried out without having to wait for installation of machinery. सी नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, right? And the expected time for this activity is 6 months. The interior work of the factory is likely to take 3 months and can be started only after the completion of the machinery installment, electricity and plumbing.
तो मशीनरी, देखो पहले तो हम नाम लिख लेते हैं कितनी एक्टिविटीज है, EFT। अब देखो एफ में तो क्लियरली दिया हुआ है कि जो एफ है ना वो 3 मंथ्स लगेगा, और वो मशीनरी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कंप्लीट होने के बाद ही कर सकते हैं। तो मशीनरी सी है और इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लम्बिंग क्या था, डी था। तो एफ जो है वो सी और डी दोनों उसका प्रीसीडिंग एक्टिविटी है, वो 3 मंथ्स है and can be started. The work is complete activity G when finishing of the building and interior work is over. यानी फिनिशिंग ऑफ द बिल्डिंग कहाँ था, ये फिनिशिंग ई था, और इंटीरियर भी इसमें ही था कि इंटीरियर अलग है, ये इंटीरियर यानी एफ। तो ई और एफ इसका ये है कि दिस एक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड टू टेक 1 मंथ। तो ये भी 1 मंथ है। ई का भी टाइम पीरियड तो हमें दिया ही था यहाँ पे कि द एक्सपेक्टेड टाइम इज 6 months ऑफ ई। अब ई जो एक्टिविटी है ना उसका प्रीसीडिंग में कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम लोग भी हेल्प करोगे। द फिनिशिंग वर्क ऑफ द बिल्डिंग ई कैन स्टार्ट एज सून एज कंस्ट्रक्शन इज ओवर, and this activity can be carried out without having to wait for installation of machinery। यानी सी कंप्लीट नहीं हुआ तो भी चलेगा, और कंस्ट्रक्शन इज ओवर यानी ए ओवर होने के बाद स्टार्ट हो सकता है। तो इसके प्रीसीडिंग में भी ए ही आएगा, बी तो नहीं आएगा, राइट? ठीक है ना? ठीक है, इसका मीनिंग समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? ये समझ रहा है कि हमें प्रीसीडिंग सबका पहले फाइंड करना है। डायरेक्ट टेबल दे दिया है तो इजी हो गया। अब इसको पढ़ के हमें खाली ये, तो मुझे जो ई में थोड़ा कंफ्यूजन था, मुझे तो पढ़ के लग रहा है कि ए के बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं या ए और बी के बाद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो क्लियरली लिखा है कि इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी सी की जरूरत नहीं है, उसके साथ ही ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं, एक्टिविटी ई, राइट? क्लियर है ना? तो ये बराबर है। तो मेरे हिसाब से तो ये हमारा जो क्वेश्चन बन जाता है। इतना समझा क्या कि हमें खाली ये टेबल बनाना है। अब तो नेटवर्क डायग्राम तो एक्टिविटी ऑन एरो के हिसाब से सिखाने हैं, राइट? एक्टिविटी ऑन एरो। तो एक्टिविटी ऑन एरो के लिए हम लोगों का सेम 2 में था ना, ओएम में, उसमें से मैं बता देता हूँ पहले एक बेसिक की डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, और वो मैं वर्ड में भी ड्रॉ कर दूंगा, कोई हैंड रिटन नीट एंड क्लीन ड्रॉ कर देगा, राइट? तो देखो एक्टिविटी ऑन एरो मतलब जो ABCD है वो हम यहाँ मार्क करेंगे, और ये सर्कल में 1 2 3 4 लिखेंगे, राइट? सर्कल में हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। नहीं तो हम क्या करते हैं, जो नोड होता है सर्कल उसमें एक्टिविटी लिखते हैं। तो हमें ऐसे बनाना है, राइट? क्लियर है? तो अब डायग्राम कैसे बनेगा तुम्हारा, कि सबसे पहले तो तुम लोग एक सर्कल बनाओगे यहाँ पे, राइट? कोई साथ में बना लो, और इसमें 1 लिखोगे, एक्टिविटी नहीं लिखोगे, 1, राइट? और ए का कोई भी प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है, तो क्या करोगे? ए का कोई भी प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है तो एक स्ट्रेट लाइन सेंटर में बनाओगे, और ये एरो पे तुम ए लिखोगे। एरो पे यू विल राइट ए, और यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, ये सर्कल डाल के 2। दिस इज एक्टिविटी ए, यू विल राइट हियर ऑन द एरो, राइट? इतना क्लियर है? कोई बना रहा है ना? कोई ड्रॉ कर रहा है क्या साथ में? एनीवन इज ड्राइंग है? यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या है, बी ए के बाद शुरू हो सकता है, डी भी ए के बाद शुरू हो सकता है, ई भी ए के बाद शुरू हो सकता है, राइट? यानी बी डी और ई ए के बाद शुरू हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
ये ए यहाँ खत्म हो रहा है 2 पे, तो यहाँ से 3 लाइन बनाना पड़ेगा क्योंकि 3 एक्टिविटी शुरू हो सकती है यहाँ से। तो ये हम एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पे हम बी लिखेंगे, बी। फिर हम एक लाइन बनाएंगे जहाँ पे हम लिखेंगे डी। क्या हो गया, मैंने एरो नहीं दिया, कुछ और दे दिया। तो यहाँ सर्कल बना के हम डी लिखेंगे और एक और एरो हम इससे बनाएंगे जो हम नीचे देंगे। और इसको 3 सर्कल बना दोगे तो देखो नंबर्स क्या दोगे, ये तो 1 2 दिया, फिर इसको 3 दोगे, फिर वैसे ही 4 और 5 नंबर्स दोगे, राइट। तो 1 2 3 4 5 इस पे एक्टिविटी ए लिखना है, इस पे हमने बी लिखा, और ये बीच वाले पे डी और इस पे ई। तो ए बी डी ई। सी बी से शुरू होगा, सी विल स्टार्ट फ्रॉम बी। तो यहाँ पे बी खत्म हो रहा है, तो यहाँ से हम सी स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 यहाँ 6 लिख दोगे, और ये एक्टिविटी सी है, सी। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। अब एफ जो है, सी और डी दोनों का नाम आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग थी कि सी और डी एक ही जगह पे खत्म होएगा, सी और डी एक ही जगह पे खत्म होना चाहिए था। हाँ, ये भी याद रखना। कोई भी दो एक्टिविटी का नाम अगर एक ही प्रीसीडिंग एक्टिविटी में है तो सी और डी शुड एंड एट द सेम प्लेस। तो क्या याद रखना है, एक सेकेंड में। सो सी और डी, यानी ये हमारा क्या था, ये हमारा बी था ना, और ये सी है, राइट। तो सी और ये हमारा डी था, तो दोनों एक ही जगह पे एंड होगा, यानी दिस सी एंड दिस डी। तो हमें ये सी आगे नहीं बनाना था, ये हमें कहाँ बनाना पड़ेगा, इसको यहाँ से नीचे लेना पड़ेगा। तो ये हमें बनाना ही नहीं है, राइट। यानी सी एंड डी शुड एंड एट द सेम प्लेस। सी एंड डी, ये डी था और ये सी वाला एरो है, दोनों एक ही जगह पे एंड होगा। या तो क्या कर सकते हो, इसको ऐसे यहाँ भी बना सकते हो और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, डाउन ले सकते हो, बट बैकवर्ड नहीं ले सकते। डाउन यू कैन टेक, बट यू कैन नॉट टेक द एरो बैकवर्ड। तो ये सी एंड डी इज एंडिंग एट द सेम प्लेस बिकॉज प्रीसीडिंग में दोनों का नाम साथ में था, राइट। अब यहाँ से जहाँ पे सी और डी एंड हो रहा है, वहां से एफ शुरू होगा और ई और एफ एक ही जगह पे एंड होगा। तो ये हमारा ई है, तो एफ यहाँ से शुरू होगा, तो वो यहाँ पे एंड होगा, राइट। तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा पता है, आगे लेना पड़ेगा। यानी ये जो डायग्राम है ना, क्योंकि अगर हमने क्या सब सेम साइज का बना दिया, बट एक बार क्योंकि इसमें क्या है, जब ऐसा रहेगा ना तो बना के भी पता चलता है, मतलब ये थोड़ा आगे ले लो ताकि हम लोगों को बार बार नीचे नहीं जाना पड़े, राइट। तो एक तो ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज होगा। तो अब हमारा ये दोनों भी एक जगह पे एंड होगा। सॉरी, देखो सर्कल आ गया। और कोई हैंड रिटन थोड़ा अच्छे से बना के भेज दो ना, रुकेगा, तुम बना रहे हो तो वापस बना लो, देखो ऐसे अभी अगर समझा तो। यानी ये पहले ए है, 1 2, ये ए है, ये 2 3, ये बी है, एरो पे बी लिखोगे,
और ये डी है, डी इसको 4 लिखोगे राइट, और ये ई है, ये ई है नीचे वाला, इसको 5 लिखोगे राइट, और ये जो ज्वाइन करोगे ये तुम्हारा सी हो गया, सी राइट, है ना, ये कौन सा हो गया, सी। और उसके बाद ये जहाँ पे सी और डी एंड हो रहा है, तो ये वाला तुम्हारा है एफ, तो ये समझा क्या, और ये ई और एफ यहाँ पे एंड हो रहा है, वहां से एक एक्टिविटी जाएगी दैट इज योर जी, ये जी लिखोगे, एरो पे जी लिखोगे, और नंबरिंग तो लाइन से करना है तुम्हें। तो किसी ने ये बनाया क्या, तो ऐसे बनेगा राइट, इसमें कुछ डाउट है कि ये बनाया किसी ने नितिन के, बनाया सर। तो भेजो ना मुझे, मैं वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो बस इसमें खाली यही ट्विस्ट है, और एरो में समझे ना क्या करना है, एक्टिविटी एरो पे लिखना है, नोड में नहीं लिखना है, जैसे कि हमने इसमें ड्रॉ किया। अब इसमें पाथ कैसे ढूंढेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो एक तो ये पाथ हो जाएगा हमारा, एक ये पाथ हो जाएगा, और एक नीचे से, 3 पाथ हमारे पास हो जाएंगे राइट, 3 पाथ हो जाएंगे। तो एक तो हमारा हो जाएगा ए, बी, सी और एफ और जी, भेजा तुमने। सर थोड़ा गलत है लगता है, सी लिखा ही नहीं है मैंने, सर एक बार चेक करो। हाँ मैं देखता हूँ एक बार। ये ए था ना, ये बी है, और ये डी है, और ये ई है, ये सी है, ये जो एफ लिखा है ना ये सी है, और 4 से 5 पे जो ज्वाइंट करोगे वो एफ है, 4 से 5 ये एक ओके। एरो बनाना है राइट, ऐसे है ना ये, राइट, ठीक है। तो वो एफ है और फिर जी है राइट। तो नेटवर्क डायग्राम बनाना और क्रिटिकल पाथ फाइंड करना, तो वो प्रीसीडिंग एक्टिव वाला कॉन्सेप्ट है, बट देखो इसमें तो हम लोग ने प्रीसीडर दे दिया था, ये वाला भी हम सीखेंगे डायग्राम। तो ये तो ठीक है कि प्रोड्यूसर दे दिया था, बट इसमें खाली ये था कि पढ़ के हमें ही वो ढूंढना था कि प्रीसीडिंग एक्टिविटी भी कौन सा है, बस वो पहचान लिया, तो इसमें तो और कुछ भी नहीं बोला था, बस नेटवर्क डायग्राम और क्रिटिकल पाथ। तो 20 मार्क्स अगर ये रीड करके ये जो हम टेबल बनाया, ये टेबल अगर प्रॉपर बन गया तो फिर हमारा फुल 20 मार्क्स आ जाएगा इसमें राइट। और अगर 23 जैसा क्वेश्चन आया तो सबको आता है क्या डायग्राम ड्रॉ करने की, जो प्रेजेंट है उसमें से इससे ट्राई करना, तो आता है कि नहीं आता है, कि क्या है वो कॉन्सेप्ट भी मैं बता दूंगा कि हमारे पास ये है तो क्या क्या याद रखना है राइट। तो ये वाला भी इजी क्वेश्चन ही है, ये भी पूरा हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो क्लियर है। अब देखो इसके पार्ट्स क्या क्या बनेंगे वो मैं बता देता हूँ। पहला तो हमारा बनेगा पार्ट्स, तुम वो भी लिख सकते हो ऋतुजा, बाद में ही भेज दो इमेज डायग्राम बनाने के बाद, है ना, मैं पार्ट भी बोल देता हूँ तो तुम लोग लिख दोगे। तो ये है एक पार्ट, तो ये ए है, एरो पे देखना है ए, फिर ये बी, सर भेजा है ग्रुप पे नया वाला, करेक्ट करके। तो देखो मैं तुम लोगों को अभी बता देता हूँ, तो सब लोग देखो बना लो, ये तो मैं बाद में क्रॉप करके पेस्ट कर दूंगा वहां पे, ये डायग्राम बराबर है राइट, क्लियर है। तो अभी पाथ क्या लिखोगे, ए, बी, सी, एफ, जी, ए, बी, सी, एफ, जी, एक ये पाथ लिखा। दूसरा हो जाएगा ए, डी, एफ, जी, ए, डी, एफ, जी एक पाथ हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा ए, ई, जी, ए, ई, जी,
ठीक है ना? या चलो ये मैं वहां पे पेस्ट कर ही देता हूँ अभी। तो देखो पाथ्स अभी मैं लिख देता हूँ फिर यहाँ पे। A dash B dash C dash F dash D, एक ये हो गया। फिर A dash D dash F dash D, फिर A dash E dash G, ये तुम्हारे 5 हो गए। अब इसका ड्यूरेशन ढूंढना है तुम्हें। तो A कितना था 16 प्लस B was 12 प्लस C is 8 प्लस F is 3 प्लस 1। तो इस बात का 28 और 36 और 440। अब इसका 16 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, तो 26 फर्स्ट वाला ही आएगा हमारा क्रिटिकल पाथ तो, राइट। देन 16 प्लस 6 प्लस, तो ये बात हो गए। क्रिटिकल पाथ इज A B C F G and project duration is 40। क्या था, मंथ्स दिया था ना, मंथ्स। और तुम लोग वो सब लिख सकते हो एक्टिविटी को। हम लोग ने वैसे ABCD क्वेश्चन में ही दिया है तो हमें जरूरत नहीं है। नहीं तो ए का मतलब साइट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये क्वेश्चन तो कुछ आज नहीं था, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम कैलकुलेट द क्रिटिकल पाथ। इसमें ट्विस्ट यही था कि कौन सी एक्टिविटी किसके बाद शुरू होगी। ये टेबल अगर राइट बन गया फिर तो जो कॉन्सेप्ट है उससे तुम्हें डायग्राम बनाना है और क्रिटिकल पाथ को डबल लाइन करना है या डार्क करना है, मालूम है ना वो तो। क्रिटिकल पाथ जो है ABCFG को हम थोड़ा डार्क या डबल लाइन कर देते हैं। क्रिटिकल पाथ को डायग्राम में वैसे करना है। इसमें अर्लियर स्टार्ट टाइम वो सब तो पूछा भी नहीं था। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है कुछ? ये क्वेश्चन में एनी डाउट टू एनीवन, एनी क्वेश्चन? क्लियर है सबको? रुचिजा क्लियर है? निखिल, सिमरन, तन्वी, विरेन। अब जो दूसरा 23 का क्वेश्चन है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी हम एक्टिविटी ऑन एरो से ही बना रहे हैं। ये भी एक्टिविटी ऑन एरो, ठीक है। और इसमें थोड़ा और भी चीजें पूछी है। अब इसमें जो टेबल दे दिया है, तो क्रिएट अ प्रोजेक्ट नेटवर्क यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफाई ऑल द पार्ट एंड हाईलाइट द क्रिटिकल पार्ट। आर यू एक्सपेक्टिंग अ बोनस और अ पेनल्टी? तो पहले तो सीधा सीधा डायग्राम ही बनाना है हमें यहाँ पे। अब फर्स्ट एक्टिविटी ये है, उसका कोई प्रेडिसर नहीं है। तो देखो ये तो हमारा रहेगा ही। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या बनाना है, ये तो बनाना ही है। इसमें 1 लिखोगे सर्कल में और ये एरो पे A लिखोगे और इसमें 2 लिखोगे। यहाँ तक तो पहले बनाना ही है इतना तो, क्योंकि A का कोई प्रेडिसर नहीं है। अब उसके चार चार प्रीसीडिंग में आ रहा है, तो यानी ये 2 से 4 एरो जाएंगे।
टू से 4 एरो जाएंगे, राइट। अब तुम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि कौन से एरो को हमें एक जगह पे खत्म करना है बाद में। अब यहाँ पे ये लिखा है कि सी और डी एक ही जगह पे खत्म होना चाहिए, पर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है और खत्म भी एक ही जगह पे होना चाहिए, तो हमें डमी बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है और एंडिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल है क्या? तो डमी लाइन भी बनाना पड़ता है। मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं और यहीं खत्म करना है, तो मैं 2 स्ट्रेट लाइन कैसे बना सकता हूँ? ऐसे मैं कर्व तो बना नहीं सकता, नहीं, राइट। समझ रहे हो ना? तो सी और डी तो एक डमी हम बनाएंगे। फिर हमारा क्या है, बी और एफ। तो बी तो ये, और एफ यानी जहां से हम सी डी खत्म होगा, जहां से एफ शुरू करेंगे, उसका एंडिंग भी एक ही जगह पे होगा, प्लस ई एन जी का एंडिंग भी एक ही जगह पे होगा। तो ई हमें ना लंबा बनाना पड़ेगा और भी लंबा बनाना पड़ेगा। क्यों पता है? इनको आगे एक्टिविटी से कनेक्ट करना है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, बी तो बना रहे हैं हम, पहले एक एक बनाएंगे, क्योंकि कितनी लाइन बनानी है। नहीं तो क्या होता है, फटाफट तुम लोग एक बार रफ में बना के फिर तुम्हें आइडिया आएगा कितना लंबा बनाना है। तो ये 1 2 और ये 3 लिखोगे और यहाँ पे बी लिखोगे, ये 3 और यहाँ पे बी लिखोगे, कितना लिखा। फिर हम सी लिखेंगे, सी, सी दैट इज 5। तो ये तो हमारा हो गया सी, ये एरो जो है बीच वाला ये सी हो गया, और ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, डी। तो ये डी लिखोगे और थोड़ा चेंज हो सकता है। देखो ये डी लिखोगे और ये लिखोगे 5। अब सी और डी का एंडिंग एक जगह पे ही होना चाहिए, बट दोनों अलग अलग जगह पे है। तो हम क्या करेंगे अभी, ये जहाँ सी एंड हो रहा है वहां से एक डमी लाइन बनाएंगे। डमी लाइन हमें कैसे बनाना है, डॉटेड लाइन बनाएंगे, डॉटेड। अब इसमें डॉटेड लाइन के लिए मतलब नॉर्मल एरो नहीं बनाना है तुम्हें। डमी का मतलब हम उसको क्या करते हैं, वैसे शो करेंगे। मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा स्पेस देके, समझ गए ना, ऐसे लाइन बना। तो मतलब ये डमी हो जाता है, ठीक है। कंटिन्यूअस लाइन नहीं बनाना है, समझ गए ना। तो ये हमारा डमी है और एरो ऐसे ही डालोगे, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा डमी है, इसको डमी लिख सकते हो, या ठीक है, इसका कोई भी ड्यूरेशन नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा ए बी सी डी बना दिया, ए बी सी डी। ई भी ए से स्टार्ट होगा, वो बाद में। पहले एफ और बी का एंडिंग शुड बी सेम। तो ये हमारा बी था और एफ तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसीलिए ये बी को भी हमें क्या करना था, बी को भी हमें क्या करना था एक्चुअली, लंबा लाइन बनाना पड़ेगा। वही मैं बोल रहा था कि हमें बी और एफ का लाइन लंबा बनाना पड़ेगा, क्योंकि बी और एफ का एंडिंग एक जगह पे ही होने वाला है। अब बी मैंने यहाँ पे दिया ताकि वो यहाँ एंड हो रहा है, और फिर जो हमारा एफ है वो भी यहाँ पे एंड होएगा, राइट। बी और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी और ये एफ। फिर बी और एफ का तो हो गया, और ई और जी का एंडिंग सेम जगह पे होगा। तो हमें जो ई बनाना है यहाँ से, ई हमने बनाया ही नहीं है, यहाँ से बनाएंगे ई, वो भी इतना लंबा बनाना पड़ेगा। और ये जो यहाँ से, ये कहाँ पे हो रहा है, जी।
यानी जी और ई का एंडिंग एक ही जगह पे होएगा। यहाँ से एक एरो बना, ये एरोज बड़े बनाने पड़ेंगे, राइट? नहीं तो क्या कर सकते हो पता है, अभी हमें जब एक बार कॉन्सेप्ट पता चल जाता है तो ये जो दो एरो है ना, ये ऊपर लो, मतलब बी ना हमें यहाँ पे सेंटर में बना सकते हैं, और ये जो डी और ई है ना, ये जो सी और डी हम ऊपर बना सकते हैं क्योंकि उसका एंडिंग साथ में है, और इन दोनों का हमें साथ में बाद में ज्वाइन करनी है। तो यू कैन इवन मिडिल लाइन को भी हम बी लिख सकते थे, राइट? तो अब तो ऐसे भी बना सकते हो। ऋतुजा तुम्हें समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बाकी लोगों को भी समझ रहा है? यहाँ पे खाली ट्विस्ट ये है कि ये सब एंडिंग जो है ना, बहुत पहले का एक्टिविटी का एंडिंग, बहुत बाद के एक्टिविटी, दोनों का एंडिंग सेम जगह पे होना है, बी और एफ का। तो अब ये डायग्राम में ये ए है, ये तुम्हारा बी है, ये सी है, ये एरो, ये डी है, ये एरो ई है, राइट? ये एरो ई है, फिर ये एरो एफ है, और ये एरो तुम्हारा जी है। अब लास्ट एरो तुम्हारा एच हो जाएगा। किसी ने बनाया ऐसा डायग्राम बनाया तो ये एच हो जाएगा, और नंबरिंग तो 1 2 3 4 5 6 7। डायग्राम बनाया, ऋतुजा ने बनाया कि निखिल, सिमरन, तन्वी, वीरेन, किसी ने बनाया? और लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमें डमी वेरिएबल बनाना है? डमी वेरिएबल यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन इस बेसिस पे हुआ कि सी और डी का एंडिंग एक जगह पे होना चाहिए, है ना? और सी और डी का स्टार्टिंग भी सेम है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है, इसलिए डमी बना सकते हैं। कोई भी ऐसा कि अगर हमें सी और डी का एंडिंग सेम चाहिए, बट सी और डी का एंडिंग सेम नहीं है क्योंकि उनका स्टार्टिंग भी सेम है ना, तो स्टार्टिंग और एंडिंग सेम है मतलब दोनों का एक एरो तो बना नहीं सकते, दो एरो बनाने पड़ेंगे। और दो एरो जैसे हमने बनाया यहाँ पे सी और डी का, ये तो दोनों का एंडिंग अलग हो गया, तो इसलिए सी का डमी बना के इसको भी डी पे लाए, तो अब दोनों का एंडिंग कॉमन हो गया। तो वो तभी जब स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ टू एक्टिविटीज सेम है और हमें दोनों का एंडिंग सेम चाहिए, तो डमी बनाना पड़ता है, राइट? और भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं कि डमी बनाना पड़े, जब भी डायग्राम बनेगा ही नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ऐसा सिचुएशन वो लोग देंगे तो हमें डमी बना के हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डमी का ड्यूरेशन 0 होता है, तो उससे हमारे पाथ और क्रिटिकल पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हम स्टार्टिंग और एंडिंग दो एरो तो सेम जगह पे एंड करें और सेम जगह पे स्टार्ट करें, अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए डमी बनेंगे। तो तुम लोगों को ऐसा ही आएगा, याद रखो कि अगर स्टार्टिंग भी वही है और एंडिंग भी दोनों एक्टिविटी का सेम जगह पे चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है, तो डमी बनाना पड़ेगा। समझा अभी ऋतुजा? यस सर। बनाया ये डायग्राम तुमने? सब बनाकर ग्रुप में भेजा है, वो सही है क्या? हाँ, अब बी यहाँ बनाया है तो वो भी चलेगा, देखो बी नीचे, बट ना ये लाइन ऐसे ना टेढ़ा मत लो, लाइन को स्ट्रेट लेना होता है, ऐसे चलेगा बोला है मुझे सर ये। क्लास के पीडीएफ में तो बनाया हुआ है, बट आई विल मेक श्योर कि स्ट्रेट लाइन डालूं। हाँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं सिखाया कि जो एक एक्टिविटी का एरो होता है ना वो हम स्ट्रेट ही लेते हैं, मैंने तो जो भी टेक्स्ट बुक में सिखाया है वैसा ही है, मतलब तो ये तुम ऐसे यहाँ से स्ट्रेट ले सकते थे, बाकी बराबर है कि बी को नीचे लिया तो इजी हो गया हमारा, और सी को भी स्ट्रेट लाइन लो तो इजी हो गया, और ये डी हो गया और ये डमी हो गया हमारा,
तो सी और टी एक जगह पे एंड हो रहा है, ये एफ हो गया, और बी और एफ एक जगह पे एंड हो रहा है, और यहाँ से फिर एक ऐसे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये लाइन यहाँ जाएगा तो ये लाइन यहाँ डायरेक्ट यहाँ लोगे, और ये सेम जगह पे एंड हो रहा है, और एच बाकी बराबर है, खाली ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने थे, मतलब सब सर्कल नोड का पोजीशन बराबर है, ओनली स्ट्रेट लाइन से मेरे हिसाब से, और ऐसे चलेगा तो ठीक है, मुझे भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि चलेगा, और यहाँ पे ए लिखना है, तो ये और बराबर है। कि मैं बोल रहा था कि बी को बीच में लो, जैसे मैंने, क्योंकि मैंने तो पहले बना दिया, तो बी को बीच में लेने का ये फायदा है कि ऊपर से, जैसे ये डायग्राम में हमें पहले ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, और उससे अच्छा बी और इसको ऊपर ले लिया तो हमारा अपने आप ही वो थोड़ा नीट एंड क्लीन बन गया, करेक्ट है, बाकी तो ठीक है ना। तो अभी सबको समझा ना कैसे बनाना है इसका डायग्राम, क्लियर है। ये वाला ही पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने बोला कि लाइंस खाली स्ट्रेट बना, और एक बार फैकल्टी से या तो कंफर्म कर लो कि ऐसा चलेगा क्या। अब हम लोग इसके पार्ट्स ढूंढेंगे, पार्ट्स क्या क्या बनेंगे तुम लोग बताओगे अभी मुझे। तो ए, फिर ऊपर सी है, फिर डमी तो नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, फिर एफ है ना, फिर जी है, कि डमी लिखना है बाद में सर इसको। मैंने एक डायग्राम लाइन ठीक करके भी भेजा है। तो डाउनलोड, फिर मैं चेंज करता हूँ, तब तक पार्ट लिखते हैं। तो ए सी डमी रुकी जा, तुम लोगों को बोला है कि डमी भी लिखने का जब पार्ट्स लिखते हैं, तो वैसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो डमी है। तो ए डी एफ जी एच एक हो जाएगा, एक हमारा ए बी ई एच, देन ए ई, चार पार्ट हमारे ये बनेंगे। ए सी एफ जी एच, ए सी एफ जी एच, तो 2 5 3 2 2, 2 और 5 10, और 3 13, और 4 17, तो इसका तो हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 17 आएगा। देन ए डी एफ जी एच, तो 3 2 2 4, और 3 7, और 1 8, और 2 10, बराबर निकाला ना, 2 2 4, और 3 7, और 2 9, और 17 नहीं आएगा, सॉरी, ए सी एफ जी एच ना, तो 2 और 5 7, और 3 10 14 आएगा सर, इसका 14, इसका 10, ए बी जी एच, ए बी 2 और 3 5, और 4 9, और ए ई एच 2 और 1 3, और 2 5। तो फर्स्ट वाला पार्ट ही हमारा क्रिटिकल पार्ट है, उसको मार्क करना है हमें, राइट। सर शिवानी को एडमिट करो ना मीटिंग में, अच्छा भेजा मीटिंग में हूँ। है, देखा ही नहीं तो। तो critical part is A, C, F, G, H, right? And project duration is 14 weeks. A, B, C, D, W, F, D बराबर है, ठीक है ना। और इसमें नंबर भी लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, तभी तुम लोग लिखोगे एग्जाम में। तो
नोट्स में नंबर लिखना होता है, क्लियर है? तो ये मैं डिलीट करके, सर इज इट पॉसिबल कि हम लोग विदाउट डमी एक्टिविटी ये डायग्राम बना सके? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। विदाउट डमी पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि सी एंड डी ए से ही स्टार्ट होके एंड सेम जगह पे कैसे होगा? फिर तो एक ही लाइन पॉसिबल है ना, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट नहीं बनाएंगे तो फिर पॉसिबल है, फिर तो हमें डमी की जरूरत ही नहीं। इसलिए मैंने बोला कि मैंने तो जो भी सीखा है कि हम हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं। अगर स्ट्रेट नहीं बनाना होता तो फिर पॉसिबल है ना। ये सी है, मैं यहाँ डी को ऐसे लेके फिर ऐसे ले लूंगा, तो फिर मेरे को डमी की जरूरत ही नहीं है। फिर तो सी और डी एक जगह पे एंड हम कर ही सकते हैं। बट मेरे नॉलेज में तो यही है। तो मैं तो इतना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाया नहीं है, बट मैंने ये पढ़ाया है, टीवाई बीएमएस में भी पढ़ाया है पहले। बट उसकी बुक मुझे मिली नहीं। मेरे पास एक थी बुक, एक ऑथर की, उसमें ना ये पर्ट और ये सब था। बट वो बुक मैं देखता हूँ, एक स्टूडेंट से मंगाऊंगा जिसको पढ़ाया था, मुझे अभी मिल नहीं रही थी। नहीं तो उसमें से मैं तुम लोगों को और क्लियरली बताता। तो वो लाइन स्ट्रेट ही बनाना है, और इसीलिए पॉसिबल नहीं है। लाइन टेढ़ा करेंगे तो फिर तो हमें डमी की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लाइन को कैसे भी अगर घुमा सकते हैं, तो वैसे पॉसिबल नहीं है नेटवर्क डायग्राम में, क्लियर है? तो स्ट्रेट लाइन में नॉट पॉसिबल, कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर सेम, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर डमी हैव टू बी क्रिएटेड। तो ये तो क्लियर है। हाँ। अब इन लोग ने बोला आइडेंटिफाई ऑल द पार्ट, हाईलाइट द क्रिटिकल पार्ट। क्रिटिकल पार्ट को हाईलाइट करना है। आर यू एक्सपेक्टिंग अ बोनस और अ पेनल्टी? तो यहाँ पे लिखा है, इफ यू कंप्लीट द जॉब विद इन 14 वर्किंग डेज यू विल रिसीव अ 500 इंसेंटिव। तो हम 14 वर्किंग डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आर यू एक्सपेक्टिंग अ बोनस? तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ बोनस ऑफ 500 as project duration expected is 14 weeks. Yeah, it is within 14 weeks, right? तो ये तो हो गया हमारा इसका आंसर, राइट? अब हमें क्या बोला है यहाँ पे? ये तो फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो गया। इफ एक्टिविटी डी ड्यूरेशन इंक्रीज फ्रॉम 1 to 3, ये 3 हो जाएगा। तो अब अगर हमारा खाली डी चेंज होगा तो ये पाथ का ड्यूरेशन 13 होगा, 10 है, 10 है सॉरी, और 1 से 3 हो जाएगा, तो 2 से बढ़ रहा है। तो डी खाली ये पाथ में आ रहा है, तो हमारा 10 से 12 हो जाएगा नया प्रोजेक्ट। इसका खाली टाइम चेंज होगा ना, डी तो बाकी किसमें है ही नहीं। तो 12 हो जाएगा, तो भी हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो 14 ही रहने वाला है। तो विल दिस चेंज रिजल्ट इन अ पेनल्टी और अ बोनस फॉर यू? नहीं हो रहा है चेंज तो हमारा। तो मेरे हिसाब से क्या होगा पता है? क्योंकि सी डी का एंडिंग ना सेम जगह पे है, क्योंकि होना चाहिए चेंज। तो हमने कुछ रॉन्ग तो नहीं किया ना। ए टू डी वन, बट क्योंकि सी भी एंड होना चाहिए ना यहाँ पे, बट दोनों तो साथ में शुरू होंगे। तो सी में हमें डी का ऐड करना पड़ेगा। डी का भी 3 हो जाएगा तो नहीं, डी और डी, सी और डी, सी 5 का, तो 2 और 5 7 और 3 10 14। नहीं, तो डी तो 3 में ही खत्म होगा ना, उतने में सी तो 5 में खत्म होने वाला है। तो डी तो उसके पहले ही हो जाएगा खत्म। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे नहीं होएगा इसमें तो असर। बट जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो हाउ मच एंड वाई, तो यहाँ पे तो आंसर नो ही है। मे बी उन लोग ने क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग दिया है या तो। बट जनरली जब भी ऐसा देंगे ना, तो वो इंक्रीज होता है। बट इसमें तो नहीं होगा इंक्रीज, क्योंकि हम इसको 1 की जगह 3 लेंगे तो ये 12 होगा, और ये बात तो 14 है, तो भी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 14 ही होने वाला है, उससे ज्यादा नहीं होगा। विल दिस चेंज रिजल्ट? तो नो। हाउ मच एंड वाई? तो नहीं। एंड इन एडिशन टू एक्टिविटी डी द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी एफ इज इंक्रीज फ्रॉम 3 to 9। तो डी में तो तुम लोग नो लिखोगे, तो मैं लिख देता हूँ बी पार्ट का यहाँ पे। तो इफ duration of D is from 1 to 3,
till project duration will be 14 weeks only. Okay, and critical path will not change, right? So will this change result in a penalty or bonus? No, it will not change in penalty or bonus, right? तो मे बी उन लोग जो एफ दिया है ना उसमें चेंज होगा, तो एक उन लोग ने कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि बाय हाउ मच, तो इसमें तो नहीं चेंज होगा। फिर उन्होंने बोला है एफ का 3 से 9 हो जाएगा, तो अब एफ किस में आ रहा है हमारा, एफ तो 2 में आ रहा है, तो 3 से 9 तो 6 से बढ़ रहा है, तो ये हमारा 20 हो जाएगा। 3 की जगह हम 9 ऐड करेंगे तो 14 माइनस 3 प्लस 9, तो ये 20 हो जाएगा, और ये 10 माइनस 3 7 प्लस 9 ये 16 हो जाएगा। ये दो तो चेंज नहीं होगा, तो यस तो चेंज होगा। तो मैं बोला ना एक चेंज करने का देते हैं वो लोग। तो इफ ड्यूरेशन ऑफ एफ इज इंक्रीज, तो यस तो इफ ड्यूरेशन ऑफ एफ इज इंक्रीज from 3 to 9, project duration will increase from 14 to 20 weeks. So, will this change result in a penalty or bonus? Yes, it will change. It will change result in penalty instead of bonus. Bonus की जगह penalty. Penalty कितना? Penalty of 6 days. क्योंकि वहां पे लिखा था यहाँ पे कि अगर 14 वर्किंग डेज से एक्सीडिंग होता है तो $100 फॉर ईच डे, तो पेनल्टी का अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल पेनल्टी 6 into 100, so that is your dollar $600, right? तो बस यही क्वेश्चन था, समझा ना ये अभी सबको? हाउ मच एंड व्हाई? तो 600 because project duration is exceeding 14 working days, so there will be a penalty. ये क्लियर है सबको? मेरे कुछ डाउट है? और देखो 24 का एक और जो क्वेश्चन है ये वाला, ये तो तुम लोगों को बताया ही है मैंने, बहुत इजी है ये तो। इसमें तो खाली तुम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है, राइट? ये वाला हमें बनाना है, राइट? टेबल, ये वाला टेबल हमें खाली बनाना है। Estimate the duration and variance of each task using 3-point estimation technique and expected duration and variance of the project, right? और इस क्वेश्चन के बाद अगर तुम लोगों को जो भी सीखना है, गैंट चार्ट और कुछ भी और है, तो वो भी भेज दो तब तक। इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक, तो इन लोग ने ओ बोला है तो ओ बोल दो, और ओ को ही हम कहते हैं, ये ऑप्टिमिस्टिक है
है ना, पेसिमिस्टिक है, तो ये ओ बोला है इन लोगों ने, तो चलो हम ओ बोल देते हैं, राइट। फिर ये एम यानी मोस्ट लाइकली, ये पेसिमिस्टिक, और ये वही ई वेटेड एवरेज, राइट, और ये वेरिएंस, राइट। ऑप्टिमिस्टिक दिया हुआ है 2, 3, 1, 4, 5, 6, और ये दिया हुआ है 5, 6, 4, 7, 8, 9, और ये 8, 12, 7, 10, 11, और ई का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, ये 2O+4M+P, यानी हमारा फॉर्मूला क्या है ई का, यहाँ पे अगर मैं ये नोटेशन यूज करूं तो O+4M+P and divide by 6, divide by 6, ये फॉर्मूला है ई का। तो इससे तुम्हारा ये आएगा 2+5 × 4 20 + 8 30 डिवाइड बाई 6 5, 3+6 × 4 24 + 3 27 and 12 39 डिवाइड बाई 6 6.5, वैसे ये ई आ गया। क्लियर है ना ई तो सबको। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है हमारा कि ये वाला, ये दिस जो है हमारा P माइनस O या B माइनस A, देखो इसको हम A भी बोलते हैं, इसको M भी बोलते हैं हम लोग, और इसको B भी बोलते हैं, राइट, जो पिछले समय हमने यूज किया था। तो तुम लोगों को अगर वैसे याद नहीं रहेगा तो ये भी इसके शॉर्ट फॉर्म्स है। तो वेरिएंस का क्या है, B माइनस A अपॉन 6 एंड होल स्क्वायर, अपॉन 6 एंड होल स्क्वायर। यहाँ पे एक फाइल में था जो मैंने बताया था, याद है तुम लोगों को, ये दूसरी फाइल है और ये किसी और, ये वाला तो वो टीई का फॉर्मूला है जो मैंने बोला, राइट, वेटेड एवरेज उसी को ही बोलते हैं। तो वो नोटेशन अलग देंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी होगा, और ये रहा वेरिएंस का, है ना, ये B माइनस A अपॉन 6 होल स्क्वायर। क्लियर है, ये फॉर्मूला है। और B यानी ये है, तो 8 माइनस 2 6 डिवाइड बाई 6 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 12 माइनस 3 दैट इज 9, 9 अपॉन 6, 9 अपॉन 6 इज 1.5, 1.5 का स्क्वायर 2.25। क्लियर है, तो ये वेरिएंस आ गया हमारा। अब क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल इसमें तो हमें नहीं चाहिए, राइट, ये तो अगर डायग्राम बनाने बोलेंगे तो ये हमारा हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, और कि estimated duration and variance of each task using the 3-point estimation technique and expected duration and variance of the project। तो ये तो each task का निकाला, each task का निकाला। अब expected duration of the project तो हमारा इसका टोटल हो जाएगा 40, ठीक है ना। बट यहाँ पे कुछ भी ना क्रिटिकल एक्टिविटी के बारे में कुछ दिया नहीं है हमें, तो हमें क्या करना है, इसका टोटल तो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन हो जाएगा, और इसका जो टोटल है वो हमारा प्रोजेक्ट का वेरिएंस हो जाएगा। तो हमारा एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन
of project is 40 and variance of project is equal to 8.5. तो यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्ट का वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्टिविटीज ऑन क्रिटिकल पाथ. खाली क्रिटिकल पाथ वाले एक्टिविटी के वेरिएंस का टोटल लेना होता है, बट हमें इस क्वेश्चन में क्रिटिकल एक्टिविटी पता ही नहीं है ना. इस क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं पे भी क्रिटिकल एक्टिविटी के बारे में कुछ भी दिया नहीं है, राइट. तो हमें पता ही नहीं है कि ये जो टास्क है ये एक्टिविटीज में से कौन सी क्रिटिकल है, तो हमने सारे का टोटल लिया, राइट. क्लियर है. क्रिटिकल एक्टिविटी पता है तो सिर्फ वेरिएंस के जो भी क्रिटिकल एक्टिविटी है उनके वेरिएंस का टोटल तुम्हारा प्रोजेक्ट का वेरिएंस होगा, राइट. क्लियर है. तो ये ए पार्ट तो इसमें हो गया. और बी तो हाउ द कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस कैन हेल्प, ये तो कुछ थियोरेटिकल होगा, ये तुम लोग देखना गूगल पे या बुक में होगा. तो कैसे हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हमें ये हेल्प कर सकते हैं कि अगर हमें एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन पता है कि इतने टाइम में हमारा खत्म होने वाला है, राइट, प्रोजेक्ट, और अगर हमें पता है कि हमारा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, कौन सी एक्टिविटी को हम कम कर सकते हैं. या अगर हमारा प्रोजेक्ट जल्दी हो रहा है तो हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सी एक्टिविटी डिले होने से हमारा प्रोजेक्ट डिले नहीं होगा, राइट. और वेरिएंस से ये पता चल जाता है कि कौन सी एक्टिविटी का वेरिएंस ज्यादा है, तो उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है. क्योंकि अगर वो एक्टिविटी में हमने थोड़ी भी गड़बड़ की तो टाइम में ज्यादा गड़बड़ हो सकता है. वेरिएंस मतलब उतना ज्यादा टाइम चेंज हो सकता है उस एक्टिविटी का. तो अगर कोई एक्टिविटी का बहुत ज्यादा है और उसका वेरिएंस ज्यादा है, मतलब उसका टाइम हम कम भी कर सकते हैं. इसका टाइम हम कितने से चेंज कर सकते हैं, दैट इज वेरिएंस, राइट. हाउ मच टाइम, अब प्लस माइनस दोनों साइड वी कैन डू, राइट. प्लस माइनस दोनों आ जाता है वेरिएंस में. तो ये तो मैंने ऐसे मेरे नॉलेज से बताया, बट एग्जैक्ट क्योंकि वो भी 10 मार्क्स का अगर आंसर है तो थोड़ा और ढूंढ लेना कि क्या आएगा, क्या लिख सकते हो थियोरेटिकली इसके अंदर. ठीक है, क्लियर है. इसमें कोई डाउट है और क्या है तुम लोग बता दो. नहीं तो एग्जाम के एक दिन पहले तो मैं और सिखाई दूंगा जब तक और क्लियर होगा. तो अभी कोई और क्वेश्चन है, पूजा, शिवानी, सिमरन, तन्वी, वीरेन. कोई क्वेश्चन है तुम लोगों के पास जो सीखने हैं? नो सर. तो मेन तो देखो ये दो ही मुझे लग रहा है आएगा, और अगर है तो मुझे भेज के रखो. एग्जाम के एक दिन पहले भी हम लोग कर लेंगे. कोई और न्यूमेरिकल अच्छे है तो, राइट, यानी 30th को, राइट. बस मुझे याद दिला देना. वैसे तो मुझे याद रहेगा, बट आज यूट्यूब का मैसेज आया, मुझे याद था, बट मैं ग्रुप में डालने भूल गया था, राइट. तो फिर मैंने ग्रुप में इन्फॉर्म किया.